हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय रहेगा समास। सबसे पहले समास का अर्थ देखिए। समास का अर्थ होता है मेल। मेल का मतलब जोड़। समास की सहायता से ही शब्दों का निर्माण होता है। हमने पहले संधि का विषय पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था कि जो संधि है वो वर्णों के मेल से बनती है, लेकिन जो समास है वो शब्दों के निर्माण से बनता है। परिभाषा देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अर्थात दो शब्द मिलकर जब एक नया शब्द बनाते हैं तो वो समास बनता है। उदाहरण देखिए, गंगा प्लस जल, गंगा जल। अब ये प्रथम पद है गंगा, और ये सेकंड है, ये उत्तर पद है। पाठ प्लस शाला, पाठशाला। ये तो समास का विग्रह है और ये समस्त पद है। राज प्लस कुमार, राजकुमार। अब थोड़ा सा विस्तार से देखिए। दो पद होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया ऊपर, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद को कहते हैं पहला पद और उत्तर पद को कहते हैं दूसरा पद। और जो समस्त पद होता है वो होता है इन दोनों का मेल। देखिए, जैसे राजकुमार, राज है प्लस कुमार है, तो राज क्या है हमारा पूर्व पद मतलब पहला पद, और कुमार है हमारा उत्तर पद मतलब दूसरा पद। अब इन दोनों को मेल करेंगे, इनका जोड़ करेंगे तो बना राजकुमार। तो एक समास बन गया, दो शब्दों के मेल से एक नया समस्त पद बना, जिसे हम समास कहते हैं। नेक्स्ट उदाहरण, नील प्लस कमल, फर्स्ट पद और ये उत्तर पद। प्रथम पद और उत्तर, उत्तर का मतलब होता है दूसरा, प्रथम का मतलब होता है पहला। इन दोनों के मेल से क्या बना, नील कमल, एक समस्त पद बना। दस प्लस आनंद, आनंद का मतलब होता है मुख, दशानन। जैसे हमें पता भी होगा कि जैसे रावण है उसको हम दशानन बोलते हैं, क्योंकि उसके 10 मुख है, तो आनंद का मतलब क्या होता है, मुख। अब देखिए समास विग्रह। समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे प्रथम पद है और उत्तर पद, इन दोनों को जब हम अलग अलग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजकमल है, ये तो एक समस्त पद है, दोनों इकट्ठे हैं, जोड़ किया हुआ इन दोनों का, मेल से बन रहा है एक नया शब्द। लेकिन जैसे हम इनको अलग करेंगे, जैसे राज अलग कर दिया तो ये पहला पद पूर्व पद जिसको बोलते हैं, प्लस महल ये उत्तर पद, और इन दोनों को मिलाने से क्या बना, मतलब समास विग्रह क्या बना, राजा का महल। ये समास विग्रह हो गया। समास के भेद देखिए। समास के 6 भेद होते हैं। पहला अवयवी भाव समास, सेकंड है कर्मधारय समास, थर्ड है द्वंद्व समास, फोर्थ है द्विगु समास, और फिफ्थ है बहुव्रीहि समास, सिक्स्थ है तत्पुरुष समास। सबसे पहले हम देखेंगे अवयवी भाव समास। अवयव का मतलब होता है अविकारी है, हमने पहले भी पढ़ा इसके बारे में। अविकारी का मतलब होता है जो कभी बदले नहीं। जिस समास का पहला पद अवयव हो, मतलब जो कभी बदले नहीं, अविकारी हो, और समस्त पद भी अवयव का ही काम करता हो। इसमें जो पहला पद है वो प्रधान होता है, और दूसरा गौण। गौण का मतलब जिसको मान्य नहीं होता, जो जैसे आजन्म है, जन्म से लेकर, आजीवन जीवन भर, भर पेट पेट भर कर, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। अब एक बात इसमें पहचानने की क्या है कि इसमें बहुत से जो शब्द मिलेंगे वो आ से मिलेंगे, यथा से मिलेंगे। जैसे आजन्म, आमरण, अनशन, आजीवन, यथाशक्ति, यथासंभव, भरपेट, आमरण, अनशन। तो ये पहचान है अवयवी भाव समास की। ठीक है। नेक्स्ट समास देखिए। नेक्स्ट समास है हमारा कर्मधारय समास। कौन सा है, कर्मधारय समास। जिस समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य या उपमान और उपमेय का संबंध होता है, वही कर्मधारय समास होता है। पहले तो ये जानेंगे कि विशेषण क्या होता है। विशेषण होता है किसी की विशेषता। जैसे लाल गाय है, गाय कभी लाल होती नहीं है, लेकिन उदाहरण के लिए बता रही हूँ। जैसे सफेद गाय, काली गाय, तो जो काली है, सफेद है, ये क्या है, उसकी विशेषता है। और विशेष्य, सफेद गाय, गाय की विशेषता सफेद है, तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष्य कहते हैं। उपमान, उपमान क्या होता है, जो कोई प्रसिद्ध वस्तु होती है, और उपमेय जो साधारण वस्तु होती है। जैसे चरण कमल, इसमें क्या बताया है कि कमल के समान चरण, तो इसमें उपमेय और उपमान का संबंध है, तो ये क्या है, कर्मधारय समास है।
जैसे घन श्याम, घन के समान श्याम, इसमें भी क्या है, उपमेय और उपमान। मतलब घन का मतलब क्या होता है, बादल, और श्याम का मतलब क्या होता है, सांवला। तो बादल के समान जो सांवला है। चंद्रमुख, तो यहाँ पे जो चंद्र है वो क्या है, उपमान है, और मुख क्या है, उपमेय है, कि जो मुख है किसके समान है, चंद्र के समान। तो चंद्र के समान मुख। अब देखिए नेक्स्ट विशेषण और विशेषिक उदाहरण, जैसे नीलांबर। अंबर का मतलब होता है आकाश। आकाश की विशेषता क्या है, उसका विशेषण क्या है कि वो नीला है, और अंबर क्या है, इसमें विशेष्य है, नीला है जो अंबर। महात्मा, महान है जो आत्मा। नील गगन, नीला है जो गगन। तो नीला क्या है, इसमें विशेष्य है, और गगन क्या है, इसमें नीला क्या है, विशेषण है। नीला क्या है, इसमें विशेषण है, और जो गगन है वो क्या है, विशेष्य। विशेषण का मतलब होता है जो कि उसकी विशेषता होती है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ होता है दोनों। क्या होता है द्वंद्व, दोनों। कि जिस समास में दोनों पद का मतलब प्रथम पद और उत्तर पद, और दोनों पद समान हो, पद प्रधान हो मतलब, तथा समस्त पद में योजक का लोप का मतलब होता है लुप्त हो जाए, वहां द्वंद्व समास होता है। और इसकी एक पहचान क्या है कि पूर्व पद और उत्तर पद इन दोनों में विपरीत अर्थ होता है एक दूसरे का। जैसे राजा का विपरीत अर्थ हो गया रंग का मतलब गरीब, राजा मोटा पतला, तो विपरीत है ये, विलोम एक दूसरे के, सुख दुख, जन्म मृत्यु। राजा और रंग, मोटा और पतला, सुख और दुख, जन्म और मृत्यु। और द्वंद्व में एक और पहचान क्या है, और आएगा, जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, और आएगा। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, द्विगु समास। कौन सा है, द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, या जिस समास के समस्त पद में पहला पद संख्यावाची होता है, और इसमें पूर्व पद और जो उत्तर पद है उसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, कि एक तो विशेषता होती है और एक विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। और संख्यावाची मतलब जो प्रथम पद, ये इसकी पहचान है कि पहला पद हमेशा संख्यावाची, संख्या का बोध कराएगा। तो वो कौन सा समास होगा, द्विगु समास। जैसे त्रि का मतलब क्या होता है, तीन, तो शुरुआत में ही आ गया तीन। त्रिकोण, तीन कोणों का समूह। तिरंगा, तीन रंगों का समाहार। पंजाब, आब का मतलब होता है नदियां, पांच आबों का समाहार, पांच नदियों का समाहार। पंचानन, आनन का मतलब होता है मुख, अभी मैंने पहले बताया था। पंचानन की पांच आननों का समूह, ठीक है। तो ये हो गया हमारा द्विगु समास। द्विगु समास की क्या विशेषता होती है कि द्विगु समास का जो प्रथम पद है वो हमेशा क्या होता है, संख्यावाची होता है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, बहुव्रीहि समास। पांचवा कौन सा है, बहुव्रीहि समास। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, इस समास में न तो हमारा प्रथम पद प्रधान होता है और न ही हमारा उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य पद इसमें प्रधान होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति की विशेषता बताते हैं, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहां बहुव्रीहि समास होता है। जैसे चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, मतलब कोई व्यक्ति विशेष है जिसकी चार भुजाएं, सबकी तो नहीं होती, तो किसी अन्य की विशेषता बताई, तो कौन है वो, विष्णु। विष्णु की कितनी भुजाएं होती हैं, चार। जैसे एक दंत, हमारे तो एक दांत नहीं होता, हमारे तो 32 होते हैं, लेकिन एक विशेषता है कि एक है दंत जिसका, गणेश है उसका एक ही दंत है। 10 आनन, 10 आनन है जिसके, आनन का मतलब बताया था मैंने मुख, तो 10 मुख किसके हैं, रावण के हैं। तो यहाँ पे कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास, जो किसी अन्य व्यक्ति की विशेषता बताता है। लंबोदर, उदर का मतलब होता है पेट, क्या होता है उदर, पेट। लंबा जिसका उदर हो, लंबा है उदर जिसका, मतलब जिसका लंबा पेट है। गणेश, चक्कर पाणी, चक्कर है हाथ में जिसके, चक्कर पानी का मतलब हाथ, चक्कर है हाथ में जिसके, तो कौन रखता है, चक्कर, कृष्ण रखता है। तो ये हो गया हमारा बहुव्रीहि समास। क्या पहचान इसकी कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, न प्रथम न उत्तर, बल्कि किसी अन्य को यहाँ पे प्रधानता दी जाती है, अन्य पद की ओर यहाँ पे संकेत किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब उत्तर पद कौन सा होता है, दूसरा पद होता है, तथा जो पूर्व पद पहला पद गौण होता है, मतलब वो मुख्य नहीं होता। और समस्त पद जब हम बनाते हैं तो बनाते समय जो कारक, चिन्ह कारक हमने पढ़े थे, 8 कारक होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ऐसे, लेकिन उसका पहला
कर्ता और लास्ट का संबोधन, ये छोड़ के बाकी जो भी कारक हैं, जो विभक्तियां हैं कारक की, वो तत्पुरुष समास में आएंगी। तो बनाते समय कारक चिन्ह का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कारक के पहला और जो अंतिम है उस दोनों को छोड़ के बाकी 6 बचे। तो इसके कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। प्रथम है कर्म तत्पुरुष समास, सेकंड है करण तत्पुरुष, थर्ड है संप्रदान तत्पुरुष समास, फोर्थ है अपादान तत्पुरुष समास, फिफ्थ है संबंध तत्पुरुष समास और छठा है अधिकरण तत्पुरुष समास। तो प्रथम देखिए, जो पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म का मतलब जो काम होता है। तो जैसे हमारी विभक्ति थी कारक की, जैसे कर्ता ने कर्म को, तो कर्म की विभक्ति क्या है? को है। इसमें कर्म कारक की विभक्ति जो को है उसका लोप हो जाता है। किसका? को का। को इसकी विभक्ति होती है। जैसे वन गमन, तो ये तो समस्त पद है, लेकिन इसका विग्रह करेंगे तो वन को गमन। यहाँ पे को क्या है? विभक्ति। इसको परसर्ग भी बोलते हैं। इस विभक्ति को क्या बोलते हैं? परसर्ग भी बोलते हैं। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, जहाँ पे को आए ना विग्रह करे तो मतलब वो कौन समास हो गया? वो हो गया कर्म तत्पुरुष समास। मतलब जिस कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है ना वही समास हो जाता है। तो यहाँ में को विभक्ति का प्रयोग, को परसर्ग का प्रयोग हो रहा है, तो ये किस समास के अंदर आएगा? कर्म तत्पुरुष समास। जैसे सर्व प्रिय, सबको प्रिय, इसे परसर्ग भी कहते हैं इस को। गुरु नमन, गुरु को नमन। नेक्स्ट देखिए कर्ण तत्पुरुष समास। इसमें कर्ण कारक के परसर्ग विभक्ति जैसे से तथा दवारा। कर्ण कारक की विभक्ति क्या होती है? से और दवारा होती है, तो इसका लोप हो जाता है। जैसे बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, ये तो समास विग्रह है, लेकिन अब जब हम इसको समस्त पद में बदलेंगे तो ये जो विभक्ति इसका लोप हो जाएगा। जैसे बाढ़ पीड़ित। मन चाह, मन से चाह। हस्तलिखित, हस्त के दवारा, जैसे मैंने बताया था से और दवारा का प्रयोग होता है इसमें कर्ण में। मदांध, मद, मद का मतलब घमंड, अहंकार। मदांध, मद से अंधा। तो ये जिसमें से और के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है वो कौन सी मतलब कौन सा समास होता है? वो होता है कर्ण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखिए थर्ड संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति को तथा के लिए का लोप हो जाता है। के लिए मतलब किसी के लिए कोई कार्य करना, किसी को कुछ देना। जैसे गौशाला, गायों के लिए शाला। जैसे स्नान घर, स्नान के लिए घर। जो तो के घर मतलब के लिए है, ये जब समास विग्रह करा तो ये संप्रदान तत्पुरुष समास के अंदर आएगा, क्योंकि ये किसकी विभक्ति है? संप्रदान की विभक्ति है। तो देश भक्ति, देश के लिए भक्ति। नेक्स्ट देखिए अपादान तत्पुरुष समास। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से यहाँ पे देखो, से तो इसमें भी था, उसमें कर्ण में भी था से, लेकिन जो से अपादान में जिसका प्रयोग हुआ है वो होता है अलग के लिए, अलग होने के लिए से का प्रयोग होता है। ये हमारी पहचान है अपादान और कर्ण तत्पुरुष समास की, ठीक है। तो जहाँ पे अलग होने का भाव जहाँ पे भी पैदा होता है, प्रकट होता है, वहां पे अपादान तत्पुरुष समास मिलेगा। जैसे इसमें अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने के लिए का लोप होता है। जैसे धर्म विमुख, धर्म से विमुख मतलब धर्म से हट गया, अलग हो गया वो। दोष रहित, दोष से रहित। देश निकाला, देश से निकाला। तो ये कौन सा समास हो गया? अपादान तत्पुरुष समास। क्या पहचान थी इसमें? क्या अपादान तत्पुरुष समास की पहचान थी कि इसमें अलगाव का भाव पैदा होता है। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध मतलब किसी से भी हमारा संबंध माना जाए, संबंध जाना जाए। इसमें संबंध कारक की विभक्ति जैसे का के की, जैसे राम का पुत्र, जैसे सेना का पति, जैसे घोड़ों की दौड़। तो का के की का जहाँ पे लोप हो जाता है वहां पे कौन सा समास होता है? संबंध तत्पुरुष समास। जैसे सेनापति, ये तो समस्त पद है, लेकिन इसका विग्रह करेंगे तो सेना का पति कि जो स्वामी है, पति का मतलब यहाँ पे स्वामी है कि स्वामी किसका है? सेना का। तो यहाँ इन दोनों का क्या हो गया? संबंध हो गया। जैसे पवन पुत्र, पवन पुत्र कौन था? पवन पुत्र हनुमान था। पवन का पुत्र कौन था? पवन का पुत्र हनुमान था। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, जो दौड़ है किससे संबंधित है? घोड़ों से। तो ये हो गया हमारा संबंध तत्पुरुष समास। लास्ट है हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें अधिकरण कारक के प्रसंगों में विभक्ति, इसके अंदर में तथा पर का लोप होता है। जैसे उदाहरण देखिए, क्या है अधिकरण तत्पुरुष की विभक्ति? में और पर। जैसे में कार्य कहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। जैसे वन वास, वन में वास, कौन गए थे? राम लक्ष्मण गए थे वन में वास
ठीक है। कला निपुण, किसमें निपुण है? कला में निपुण। आप बीती, किस पर बीती? आप पर। आप मतलब स्वयं पर बीती। जल मगन, जल में मगन। तो अधिकरण तत्पुरुष समास की विभक्ति कौन सी थी? में और पर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया समास के सभी भेदों का वर्णन। थैंक्स स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।